हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर। और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम 12th क्लास का बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर। और वो आपके 12th क्लास का भी फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब आपकी एनसीईआरटी में एक चैप्टर और हुआ करता था जो कि क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वो अब डिलीट हो चुका है, लेकिन हम उसका थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है और टू टाइप्स के, जो कि आप पढ़ते आ रहे हो ऑलरेडी काफी टाइम से। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। अब बात करें अगर हम रिप्रोडक्शन की, तो ये तो आप सबको पता होगा, है ना, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, चलो ठीक है, हम ये बाद में देखेंगे कि रिप्रोडक्शन है क्या। लेकिन अगर किसी ने सुना हो कि रिप्रोडक्शन डेफिनेशन वगैरह हल्की बहुत आती हो, तो उससे होता क्या है, जरूरी क्यों है रिप्रोडक्शन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखें एंड क्यों वो जरूरी है ये देखें, तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और यंग वंस को प्रोड्यूस करे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। री मतलब फिर से, है ना, राइट, फिर से, एंड प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन, और न्यू यंग वंस आ रहे हैं, लेकिन किसके जैसे, खुद के जैसे, ऑफ देयर ओन काइंड। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ young ones of own kind। ठीक है, ये क्या है, आपका रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है। लेकिन अब ये जरूरी क्यों है, मतलब किसी ने क्या किया है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने न्यू वंस को प्रोड्यूस किया है। अब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि इट लीड्स टू कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो चीजें धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी, चीजें क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, इसलिए हमें उनको फिर से प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। ठीक है, इसलिए जरूरी है फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। प्लस यहां पे अब हमारे पास रिप्रोडक्शन के टाइप्स आ जाते हैं कि ये दो तरीके के हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा है कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और एक और आपके पास कौन सा रिप्रोडक्शन है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने ना सुना हो, मुझे तो नहीं लगता, ये दोनों तो आप सब ने सुने होंगे कि दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कैसे ये एसेक्सुअल से डिफरेंस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट्स होते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे कितने पेरेंट इन्वॉल्व है, वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, अब बात करें दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, अगर मियोसिस वगैरह से रिलेट किया जाए तो मियोसिस एक्चुअली हेल्प करता है अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग वेरिएशन। अगर हम बात करें अपनी, तो क्या हम अपने पेरेंट से बिल्कुल सिमिलर है, एग्जैक्टली नहीं, नहीं है ना। तो वी आर, मतलब उनके जैसे होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन के थ्रू जो न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, वो कैसे होते हैं, दे आर आइडेंटिकल इन नेचर। मतलब एक जैसे कि आप उनको ना बता नहीं पाएंगे कि ये अलग है। अगर दो एक साथ खड़े करिए तो हमें पता नहीं चलेंगे कि ये कौन सा है, ये कौन सा है। ठीक है, वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं। और हम क्या होते हैं, हम सिमिलर होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, हम सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। अब क्या होता है कि हम हल्के हल्के अलग हैं अपने पेरेंट्स से, इससे क्या आती है, वेरिएशन आती है, एंड वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, अंतर। ठीक है, हमारे में क्या है, हम थोड़े अलग हैं, हमारे में डिफरेंसेस हैं, एंड दिस रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन
और यहाँ पे आपको वेरिएशन नहीं दिखेगा, यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। और अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप सब एग्जाम्पल्स लिखो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्या क्या ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एसेक्सुअल का तो सबका फेवरेट एग्जाम्पल मुझे लगता है सबको ही याद होगा, ये हम अमीबा, लोअर लेवल। हम जस्ट एक एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे मेन चीज क्या है कि लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, अमीबा एक प्रोटोजोआ है, तो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली। एंड ये वाले कैसे करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट, ठीक है, ये कैसे करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं ये न्यू चीज यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए। ये तो बात हो गई हमारे रिप्रोडक्शन की। अब इस चैप्टर का मेन मोटो क्या है, हमने बात कर लिया कि रिप्रोडक्शन यूज हो रहा था वर्ड, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट के। अगर अब हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट वर्ड की, ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है कि देखो प्लांट्स तो हैं, प्लांट किंगडम में बहुत सारे प्लांट्स पढ़ते हैं, लेकिन हम सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करने वाले हैं। तो जब हम एनिमल किंगडम को पढ़ते हैं तो हम काफी सारे फाइलम्स पढ़ते हैं। सिमिलर प्लेस पर उसी हायरार्की लेवल में देखें तो फाइलम को इन केस ऑफ प्लांट्स हम बोलते हैं डिवीजन। तो एंजियोस्पर्म एक डिवीजन, एंजियोस्पर्म एक डिवीजन है प्लांट किंगडम का, जिसके अंडर कौन आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। तो हम उसको ज्यादातर ये भी कह देते हैं कि ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स। ऑलराइट, ओके। अब एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें करना क्या क्या है, ठीक है। हाँ, हम कितने पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या कैसे डिवीजन होने वाला है, ये देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो ये आपका प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम इसको 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। पहला क्या है, इस प्रोसेस को हम कितने फेज में डिवाइड करें, 3 फेजेस में। एक तो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। अब इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या आएगा, ये आप सब लिख सकते हैं, जैसे कि हम मॉर्फोलॉजी, हल्का सा इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, बाहर से फूल कैसे दिखता है, अंदर से सिर्फ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के कैसे दिखते हैं, ये पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन बोथ इन फीमेल्स एंड मेल्स, ये दोनों चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, जो सेकेंड पॉइंट है हमारा वो क्या है, फर्टिलाइजेशन, वो कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हम करने वाले हैं क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें हम क्या करेंगे कि जायगोट्स वगैरह जो वगैरह मतलब बहुत सारे नहीं, एक की बात कर रहे हैं, तो एक जायगोट बना है तो वो आगे कैसे डेवलप करने वाला है, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस, आगे वो डेवलप होने के बाद क्या क्या बनाने वाला है, ये पढ़ेंगे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सिंपल सी बात है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले वाला, फर्टिलाइजेशन के टाइम, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स। हम इस पूरे चैप्टर में यही है, इस पूरे चैप्टर में जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे, जो कि हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं फ्लावर के कुछ बातों के साथ। अब फ्लावर को अगर देखा जाए तो हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं फ्लावर्स को, आपने ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ही, ये हम बहुत ही अलग टॉपिक है, फ्लावर बहुत ही सिंपल है। हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं फ्लावर्स का, यूजेस आपने कहाँ कहाँ देखा हुआ है। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या यहाँ पे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, व्हाट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब बोलोगे मैम स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर का मतलब है बाहर के स्ट्रक्चर, बाहर के स्ट्रक्चर तो हैं, लेकिन उसको हम साइंस में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ्लावर की मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ओके, अब और क्या पढ़ने वाले हैं फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के साथ, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा, इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, ये पढ़ेंगे।
नेक्स्ट थिंग ये है कि इम्पोर्टेंस, फ्लावर की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यूज हैं, कहाँ कहाँ हम इसे यूज करते हैं, क्या क्या चीजें ये क्या कन्वे करते हैं हमें। तो आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि फ्लावर कन्वे क्या करते हैं ये, लव, यस, है ना, ये तो पता है कि हम जब देते हैं फ्लावर्स फ्रेंडशिप के लिए, लव, हैप्पीनेस, है ना, काफी सारे ये हमारे इमोशंस को कन्वे करते हैं, हैप्पीनेस, ठीक है, एस्थेटिक, ग्रीफ, राइट, वो वाला मॉर्निंग नहीं है, सॉरो, ठीक है, दुख, दुख हम इससे कन्वे करते हैं, लव, हैप्पीनेस, ग्रीफ, ये सारी चीजें हम इससे कन्वे करते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस वैल्यू क्या क्या है ये खुद कन्वे कर रहे हैं ये चीजें, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या है, मतलब आप इनको किस तरीके से यूज करते हो। तो आपको पता है कि फ्रेग्रेंस तो फ्लावर्स की बहुत ही अच्छी है ना, बहुत अच्छी होती है। तो हम उसको किस किस में यूज करते हैं, हम उसे फ्रेग्रेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हम उसे किसके लिए यूज करते हैं, कलर्स के लिए, कलर प्रोड्यूस करने हो आपको, और रिलीजियसली, है ना, और एस्थेटिक वैल्यू होती हैं, और क्या क्या होता है, हम इसको कल्चरल इवेंट्स में, सोशल गैदरिंग्स में यूज करते हैं, कल्चरल वैल्यूज हैं इसकी। अरे वाह, और जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो हम किस लिए यूज करते हैं इसको, डेकोरेशन के लिए, राइट, हम इसे किसके लिए यूज करते हैं, डेकोरेशन के लिए। और कुछ बचा है क्या जिसको लगता है कि आपकी हमें ये इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में इसकी। अच्छा, सोशल गैदरिंग्स में पता है ना, जैसे माला वाला फैलाते हैं या देते हैं, ठीक है, पहनाते हैं, तो हम वहां पर पे इसके गार्लैंड्स बना लेते हैं, ठीक है, गार्लैंड्स, माला, ठीक है, ऐसे हम इसे यूज करते हैं। तो ये तो बात हो गई फ्लावर्स के कुछ इंपॉर्टेंस या फ्लावर क्यों जरूरी है, क्या वैल्यूज है हमारी लाइफ में उसकी। अब हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी, मतलब स्ट्रक्चर और ये पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, अब फ्लावर के स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा, पार्ट्स आ जाते हैं उसके, ठीक है। अब मैं कुछ वर्ड्स बोलने वाली हूं कि फ्लावर्स का अरेंजमेंट, ठीक है, उससे रिलेटेड। देखो, जब एक सर्किल है सपोज, और इस सर्किल में मैं किसी भी पार्ट को अरेंज कर दूं, ठीक है, जैसे मैंने ये पेन्स लिए हुए हैं, अब मैं इनको सर्कल में अरेंज कर दूं, तो ये जो सर्कल ऑफ पेन्स है और अरेंजमेंट ऑफ पेन इन अ सर्कुलर वे, इट इज नोन एज वर्ल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड। तो ये वर्ड याद रखना, क्योंकि जब हम बात करेंगे कि फ्लावर का ये पार्ट एक सर्कुलर वे में अरेंज है, उसको हम ये कहते हैं, तो वो मैं वर्ल्ड की बात कर रही हूं कि वर्ल्ड ऑफ दीज इज कॉल्ड एज दिस, ओके। तो ये याद रखना जरूर यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ओके। तो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले, मतलब सबसे अंदर का वाला, चलो मैं एक बार आपको हल्के से ऐसे ही बता देती हूँ कि देखो, इनर मोस्ट क्या होता है, आपका जो इनर मोस्ट होता है वो होता है पिस्टल, ठीक है। उसके बाद आता है उसके बाहर वाला एरिया जो कि आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाहर कौन सा आता है, जो मेल या फीमेल नहीं होते हैं बट फ्लावर्स के और एसेसरी पार्ट जैसे कि पेटल्स। उसके बाद अरेंज होता है कैलिक्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेपल्स, ठीक है। फिर हमारा जिससे फ्लावर अटैच्ड है वो चीज सिंपल समझ आ गई। तो ये चीज बता रही हूं कि अरेंजमेंट इनका कैसा है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर से। ये क्या है,
दिस इज कॉल्ड एज पिस्टिल, पिस्टिल है ये। अब पिस्टिल क्या है मैम, ये भी देख लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब पिस्टिल किसके ऊपर रिलैक्स कर रहा है, किस पोर्शन के ऊपर रिलैक्स कर रहा है, उसका नाम क्या है, थैलेमस। हम उसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, थैलेमस, इसको क्या बोल रहे हैं हम, थैलेमस। और ये क्या है आपका, ये चीज, दिस इज योर पेडिसल, ठीक है, जिससे कि आपका फ्लावर स्टेम से अटैच्ड है। अब हम बात कर लेते हैं उसके बाहर वाले स्ट्रक्चर की, जो कि क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स, ठीक है। और क्या है, अभी आप कहोगी मैम लेबल नहीं किया है, पहले आप स्ट्रक्चर देखते जाओ कि वो कैसे कैसे अरेंज है, मैं लेबल कर दूंगी। ये क्या है, पेटल्स है, कलरफुल पार्ट्स हैं यहाँ पर। और इसके अंदर हमारे पास और क्या आने वाले हैं, एक चीज और आने वाली है, जिसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मैं यहां पे वो ड्रॉ कर देती हूं, ठीक है, एक यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, चलो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी लेबल, लेबल कर लेते हैं हम फटाफट इनको। तो पहला पार्ट आपका क्या है, ये क्या कहलाता है, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, पेटल्स। अब पेटल्स जब एक सर्कुलर राउंड में अरेंज होते हैं, सर्कल में अरेंज होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, कोरोला। सो वो कहलाता है कोरोला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये वाले पार्ट की, जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है वो क्या है हमारा, सेपल्स। और सेपल्स का अरेंजमेंट इन द सर्कुलर वर्ल्ड इज नोन एज कैलिक्स। तो जब वो सर्कल में अरेंज हो जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। अब ये सबसे आउटर मोस्ट हो गया, लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर किसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, जो कि आपको ग्रीन ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है, ग्रीन तो ये भी है, सेपल्स भी हैं, ये क्या कहलाता है, थैलेमस। थैलेमस को एक चीज और बोला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल, ठीक है, रिसेप्टेकल। इसके ऊपर फ्लावर, फ्लावर का ये क्या है, बेस है, बेस, ठीक है, जिसके ऊपर फ्लावर के सारे पार्ट्स अटैच्ड हैं। लास्ट पार्ट जिससे कि फ्लावर स्टेम से अटैच है, वो क्या कहलाता है, पेडिसल, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं, स्टॉक, एक छोटी पतली सी डंडी जिससे कि फ्लावर स्टेम से अटैच्ड है। ये पार्ट हो गए आपके। सबसे आउटर मोस्ट आपका क्या है, सेपल्स, जिसको हम, जिसका जो वर्ल्ड है उसको हम क्या कह रहे हैं, कैलिक्स। उसके बाद ये क्या है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड, ये क्या कहलाता है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड, ओके। अब उसके अंदर जाएं हम तो हमारे पास कौन सा पार्ट आएगा, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट,
जो कि मैंने ये बाइलोब्ड एंथर बनाए थे यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसको हम, हाँ, ये क्या कहलाता है, अब इसको बोलते क्या है, सिंपल सी भाषा में हम इसे बोलते हैं स्टेमेन। अब स्टेमेन के आपके पास पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, एंथर, ठीक है। और ये वाला जो ये स्टॉक है, पतली सी स्टॉक है, ये क्या कहलाती है, फिलामेंट। यस, तो आपके स्टेमेन के दो पार्ट हो गए, एंथर एंड फिलामेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये स्टेमेन पूरे फ्लावर्स में सर्कुलर वे में अरेंज्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को बच्चे पढ़ते रहते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को वो एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर रहा है, वरना तो स्टेमेन भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है ना। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यही हुआ कि वो किस में अरेंज है, सर्कल में। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसका ये अरेंजमेंट, मतलब वर्ल्ड ऑफ स्टेमेन इज नोन एज एंड्रोशियम। उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। अब सब इसके अंदर वाले पार्ट पे जाएं हम, इसके अंदर वाले पार्ट पे जाएं तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, दैट इज हमारा पिस्टिल, जो कि क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहां पे ये पिस्टिल का ये वाला पार्ट कहलाता है स्टिग्मा, ठीक है। दैट सर्व्स एज द लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन, प्लेटफॉर्म नहीं, पोलन ग्रेन यहां पर क्या आता है, आकर के लैंड करता है, रुकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये थिन स्टॉक है, जो कि क्या है, स्टाइल, इट इज नैरो, इलोंगेटेड, हॉलो स्ट्रक्चर, ठीक है। हॉलो स्ट्रक्चर, इसमें से जो ये पोलन ग्रेन यहाँ पे बैठेगा, वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा इस टाइल के थ्रू, कहां पे जाएगा, ओवरी। ओवरी क्या है, ओवरी कौन सा पार्ट है, ये वाला, दिस इज योर ओवरी, ठीक है। ये क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर अंदर क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे, ये क्या है, ओव्यूल्स। मटर देखिए आपने, मटर को जब हम छीलते हैं तो आपने देखो वो दाने निकालते हैं, वो किसी चीज से अटैच रहते हैं फली में, वो क्या होता है, प्लेसेंटा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और ये अंदर, ये क्या कहला रहे हैं, ओव्यूल, ओव्यूल। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज, ये कौन सा वाला रीजन है, ये जो है ना, ये, इसको मैं क्या कह रही हूं, प्लेसेंटा, दिस इज नोन एज प्लेसेंटा, थ्रू विच ओव्यूल इज कनेक्टेड टू द ओवरी, ठीक है। वो क्या रहता है, ओवरी से कनेक्ट रहता है, ओव्यूल प्लेसेंटा के थ्रू ओवरी से कनेक्ट रहता है। तो ये बात हो गई हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल। और पिस्टिल क्या कहलाता है, वर्ल्ड ऑफ पिस्टिल इज नोन एज गाइनोशियम, इसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। यहाँ पे मुझे एक इंपॉर्टेंट पार्ट और बताना है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम तो पढ़ लिया, जो कि क्या है, फीमेल। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल, फीमेल, ठीक है। और ये वाला सिंबल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल। आ गया समझ। लेकिन यहां पर सबसे इनर मोस्ट, फिर से रिवाइज करते हैं, पिस्टिल, उसके बाहर कौन है, स्टेमेन। अब स्टेमेन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूं कि स्टेमेन आपका किस चीज पे अटैच हो सकता है। ये अटैच हो सकता है आपके बेस पर, थैलेमस देखा है, दिखाया ना मैंने यहाँ पे, ये ब्लू ब्लू देखो, थैलेमस पे अटैच है, तो इट कैन अटैच टू द थैलेमस एंड इन सम केसेस इट कैन अटैच टू पेटल्स ऑल्सो। तो वो थैलेमस और पेटल दोनों से अटैच हो सकता है। फिलामेंट can attach to thalamus and petals. और लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रख लेना। ऑल राइट,
चलो, तो फ्लावर का पार्ट अब सबको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चल लेते हैं इन पार्ट को डिटेल में पढ़ने के लिए। तो पहला पार्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। अब हमने फ्लावर की बात कर ली, लेकिन अब किसी प्लांट पे ये फ्लावर उगने वाला है, नहीं उगने वाला है, क्या चीज है, क्या चीजें हैं कि फ्लावर उगने वाला है किसी प्लांट के ऊपर, प्लांट मतलब किसी स्टेम के ऊपर फ्लावर आने वाला है, ये डिसीजन बहुत पहले ही फ्लावर में हो चुके होते हैं। हाँ, तो फ्लावरिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस, ये डिसीजन बहुत पहले ही ले चुके होते हैं। और ये डिसीजंस लेते, मतलब जैसे कि हम डिसीजन लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि चलो मैं आज पढ़ने वाली हूँ, आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी, ये कर लेंगे। लेकिन फ्लावर में क्या होता है, इनकी बॉडी में चेंजेस, if the changes are going to take place earlier or before that, there will be the हार्मोनल चेंजेस, इनकी बॉडी में आएंगे हार्मोनल चेंजेस, और जैसे ही हार्मोनल चेंजेस आएंगे फ्लावरिंग होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये डिसीजन पहले ही ले चुका फ्लावर ले चुका होता है कि उसको प्लांट ले चुका होता है कि फ्लावरिंग होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर, पार्ट को बनाएं, ड्रॉ करें, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिलामेंट, ठीक है। उसके ऊपर क्या होते हैं, बाइलोब्ड, क्या होता है, एंथर होता है। दिस इज योर एंथर, ठीक है। और ये क्या है आपका यहाँ पे, फिलामेंट, है ना। वैसे तो मैं बता चुकी हूं कि फिलामेंट कैन बी अटैच टू द बेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। या तो ये थैलेमस से अटैच हो सकता है और पेटल से भी, ये पेटल से भी अटैच हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एंथर की। फ्लावर के दो पार्ट हैं, स्टेमेन के दो पार्ट हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर की बात करें तो वो फ्लावर से दूर है कि पास है, दूर है ना। जैसे कि मैंने फ्लावर ड्रॉ किया था ऐसे ऐसे करके, और उसमें मैंने ये स्टेमेंस बनाए थे और ये बाइलोब्ड उसके एंथर थे। तो एंथर फ्लावर के से पास है कि दूर है, दूर है। यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि दूर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, दूर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, तो जो पार्ट फ्लावर से या किसी बॉडी से दूर होते हैं हम उसे बोलते हैं डिस्टल पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, डिस्टल पार्ट है। और ये कौन सा पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट है फ्लावर का। मतलब फ्लावर के पास, जैसे कि ये मेरा हैंड है सपोज, तो ये वाला जो रीजन है वो क्या है, मेरे पास है, मेरी बॉडी के पास है, और ये वाला क्या है, दूर है। तो इसको मैं बोलूंगी डिस्टल और इसको मैं क्या बोलूंगी, प्रॉक्सिमल पार्ट। तो हमारा फिलामेंट प्रॉक्सिमल पार्ट है फ्लावर का, एंड एंथर क्या है, डिस्टल पार्ट। अब और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि हम फ्लावर इसके बारे में देख लें कि ये क्या है, बाइलोब्ड है, मतलब इसके टू लोब्ड हैं। बाय लोब मतलब दो लोब, ठीक है, बाय मतलब टू और लोब, दो लोब हैं एंथर के आपके। अब इसमें होता प्रेजेंट क्या होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन और कंटेन पोलन ग्रेन, जस्ट ऐसे ग्रेन्स। अगर एंथर की मैं और बात करूं, डिटेल में देखते हैं कि एंथर में क्या पार्ट है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एंथर बाइलोब्ड है, फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ वर्ड्स की और, डाइथिकस, ये क्या क्या चीज़ें हैं। एक एंथर के पास दो लोब हैं, ठीक है, वन एंथर कंटेन टू लोब, एक लोब हो गया ये, और एक लोब क्या हो गया ये, ठीक है। तो हमारे पास दो लोब आ गए यहाँ पे।
एक लोब हो गया ये और एक लोब हो गया हमारे पास ये। अब दूसरी चीज बात क्या करें, ईच लोब हैज टू थेका, मतलब एक लोब में टू थेका है तो टोटल कितने थेका हो गए, चार। तो इट इज ईच लोब टू थीका, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, डाइथिकस। इस चीज को मैं क्या कह रही हूं, डाइथिकस, ठीक है। आगे बात समझ, यही सेम इसी में इसमें भी यही होगा, इस वाले लोब में भी कितने थीका होंगे, दो, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, डाइथिकस। अब ये तो एंथर का सिर्फ सिंपल सा पार्ट है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि एंथर का टीएस सेक्शन कैसा होता है। टीएस मतलब क्या होता है कि एंथर को हम ट्रांसवर्स कट करें, सपोज दिस इज माय हैंड, ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे कट करूं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कट करना है हमें, इसे हम बोलते हैं टीएस सेक्शन। और अगर हम इसे ऐसे कट करते हैं तो हम इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो हम टीएस सेक्शन पढ़ने वाले हैं कि एंथर का वो कैसा दिखता है। अगर टीएस सेक्शन को देखें, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, ठीक है, तो वो कैसा दिखता है, हमारे हमारे को ऐसा कुछ कुछ दिखता है। ठीक है, अब मैंने ये क्या बनाया है, ये देखो यहां पे क्या है, समझ रहे हो ना कि एंथर ये बाइलोब्ड कुछ ऐसा सा था और मैंने इसको ऐसे ऐसे कट कर दिया है। अब आपको ये मतलब क्या है, रियल नहीं पता चल रहा है कि इसका 4D स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये क्या है, बैक जो पार्ट होता है, बैक पार्ट, ये किससे कनेक्ट होता है, कनेक्टिव टिश्यू। यहां पे क्या प्रेजेंट होती है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कैसी है, स्टराइल है। स्टराइल मतलब फर्टिलाइजेशन में यूज नहीं होगी वो, सॉरी रिप्रोडक्शन में वो यूज नहीं होगी, स्टराइल है, इट विल नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। लेकिन क्या आप ये देख रहे हो, दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये इधर भी है और इधर भी है। अब मतलब क्या है कि ये वाला जो थीका है, ये वाला जो थीका है इस लोब का, ये पूरा डाउन लाइक सिलेंडर की तरह ये नीचे तक है। एंथर का, एंथर की जो भी लेंथ है ये पूरे में ऐसा है, ठीक है। और वहां पे क्या है, ग्रूव है। जब भी पोलन ग्रेन्स को निकलना होता है तो वो कहां से निकलते हैं, इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से ही। नाउ ईच लोब हैज टू थीका, वो हमने बता दिए, तो हमारे पास कितने हो गए, चार थीका हो गए टोटल। और यहां पे ये इसको क्या बोलते हैं हम, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड एक वर्ड और आ जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये है, टोटल कितने हो गए, चार, 1 2 3 4, टोटल हमारे पास कितने हो गए। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, कितने हमारे पास वो हो गए टेट्रा, चार स्पोरेंजिया हो गए हमारे, माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए चार। आगे बात समझ, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, दिस इज व्हाट, स्पोरोजिनस टिश्यू। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टिश्यू होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस, कंटेन स्पोरोजिनस टिश्यू। जो कि क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड, हेप्लॉइड नहीं होती है। इसमें इसको हम और क्या कहते हैं, पोलन सैक भी बोलते हैं। ठीक है, काफी सारे नाम हो गए हैं, पोलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर वो चार जो है उसको हम बोल रहे हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। अभी मैंने एंथर का बहुत सिंपल डायग्राम बनाया है, टीएस सेक्शन ऑफ एंथर, क्या हल्का सा हम उसे कट कर रहे हैं, तो अगर ऊपर ऊपर से देखिए तो कैसा लग रहा है, बायलोब्ड है और माइक्रोस्पोरेंजिएट है, हर लोब में स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये बैक पार्ट पे कनेक्टिव टिश्यू है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ठीक है, स्टेराइल है, वो पार्ट नहीं करे,
इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही है रिप्रोडक्शन में। अब हम एक बढ़िया सा डायग्राम तो बनाएंगे। हम देखते हैं एंथर का प्रॉपर एक डिटेल स्ट्रक्चर, ठीक है। लेट अस स्टडी दैट। अब मैम पहले भी लिखा था टीएस ऑफ एंथर। हाँ, आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम टीएस ऑफ एंथर, जो कि ठीक है। अब मैं लोब सारे बहुत अच्छे से नहीं बना रही हूँ, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बना रही हूँ। एंथर की जो वॉल्स हैं, ठीक है, एंथर की जो वॉल्स हैं वो हैं 4 यहाँ पे, एक नहीं है। वो हमने एक ड्रॉ कर दी थी, अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम ड्रॉ कर दिए थे, वैसा नहीं। यहाँ पे कितनी वो हैं, 4 वॉल्स हैं, ठीक है। वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये येलो वाली जो आपको बार दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। डर्मिस मतलब लेयर, और बाहर वाली एपी मतलब आउटर, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, दिस इज नोन एज एपिडर्मिस। ये क्या कहला रही है, एपिडर्मिस, ठीक है। इसके अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है, जो अंदर जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। अब ये भी सिम ऐसे ही ऐसे ही आप भी ड्रॉ करते जाओ साथ साथ में, सारे नोट साथ में बनते जाएंगे तो रिवीजन इजी होगा। ठीक है, ये कौन सी लेयर है, एंडोथीशियम, मतलब सेकंड आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये क्या है, एंडोथीशियम। अब इसके अंदर हम आ जाते हैं, कौन सी लेयर होएंगी यहाँ पे, अब एक आ जाएगी मिडल लेयर। मिडल लेयर, उससे पहले मैं इनर मोस्ट लेयर यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर, जिसको मैं क्या बोल रही हूं, टेपिटम। टेपिटम, ये क्या है, टेपिटम है, इनर मोस्ट लेयर। हाँ, ठीक है, आगे बात समझ। अब यहाँ पे फोकस करना, मैंने क्या किया है, दो दो डॉट्स लगाए हैं। क्यों, क्यों लगाए हैं ये भी मैं बता दूंगी। अब मैं एक में ऐसा स्ट्रक्चर बना दे रही हूं, आप बाकी सब में क्या करना, बना लेना, ठीक है, पूरा ड्रॉ कर लेना। अब बाकी वाला क्या है, ये यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे ही। ये क्या है, ये जो मैं तीन तीन गोल गोल ब्लू कलर के बनाती जा रही हूँ, ये क्या है,
ये क्या है? मिडिल लेयर। आपकी इनर मोस्ट लेयर आपको पता चल गई। अब आपकी मिडिल लेयर यहां पे ये रही, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर कैसी है? पहली बात तो ये है थिक। थिक क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये सिंगल लेयर से नहीं बनी है। मिडिल मिडिल लेयर में कितनी लेयर है? दो तीन, 2-3 लेयर्ड है ये। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज है कि बाकी सारे आपके सिंगल सिंगल लेयर्ड हैं और ये कैसी है? 2-3 लेयर्ड है। ठीक है, मिडिल लेयर आपकी 2-3 लेयर है। लेकिन टेपिटम की बात कर लें तो वो कैसी है? थिन। इट इज थिन एंड कॉन्टिन्यूस सिंगल लेयर। ये कैसी है? थिन है और सिंगल लेयर है। थिन सिंगल लेयर। थोड़ी सी एक दो इंपॉर्टेंट और चीजें हैं टेपिटम के बारे में जो कि मैं बता दूंगी। मिडिल लेयर थिक है, 2-3 लेयर्ड है। एपिडर्मिस आपकी आउटर लेयर है। ये तो समझ आ रहा होगा ना, बाहर ड्रॉ किया है, लिख देते हैं आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर। अब ये तीनों चारों लेयर क्या कर रही हैं, किसका क्या फंक्शन है, ये भी देख लेते हैं। आउटर मोस्ट है तो ये क्या है? प्रोटेक्टिव है नेचर में। कैसी है? प्रोटेक्टिव है। मिडिल लेयर को बोला जाता है कि ये डाइसेंस में एंडोथीशियम, और ये क्या करते हैं? ये डाइसेंस, डाइसेंस में आपको वर्ड बता दूंगी कि क्या मतलब है इसका। डाइसेंस में हेल्प करते हैं, मतलब कि एंथर जब रप्चर करता है, टूटता है, ब्रेक होता है, ड्राई मेच्योर होने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं डाइसेंस। ठीक है, रप्चर डाइसेंस। तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। उसके बाद मिडिल लेयर 2-3 लेयर्ड है जो कि भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होती है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पूरा पूरा ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन हम जब बात करते हैं मेच्योर, मेच्योर एंड यंग एंथर की, वो मैं बात करूंगी 1-2 मिनट बाद। उससे पहले हम लास्ट लेयर को भी देख लेते हैं कि इसका काम क्या है। इसका काम है न्यूट्रिशन। इट इज सिंगल थिन न्यूट्रिटिव लेयर। न्यूट्रिटिव है तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, है ना? ये तो सबको पता है। इसके पास क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म जब भी होता है तो वो चीज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इट इज बाय न्यूक्लिएट। जब मैं बोल रही थी कि मैंने ये डॉट्स क्यों बनाए हैं, मैं यहाँ पे डॉट्स क्यों बना रही हूं, जब बनाते वक्त मैंने आपको बोला था ध्यान रखो, तो क्योंकि ये बाय न्यूक्लिएट है। ठीक है, प्लस यहां पर टेपिटम की एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपकी स्पोरोजिनस माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम यहां पे है, और ये अंदर क्या भरा हुआ है इसके? स्पोरोजिनस टिश्यू। टिश्यू, ठीक है। ये क्या है? कैलोस वॉल बोल देते हैं हम इसे। कैलोस वॉल का फंक्शन लिखो कि कैलोस वॉल क्या करती है। बेसिकली इसके पास कैलोस होता है एक केमिकल जो कि पोलन ग्रेन्स को इकट्ठा करके चिपका के रखने में हेल्प करता है। अब क्या होता है? टेपिटम क्या करती है? इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है, बायन्यूक्लिएट है और न्यूट्रिटिव है, प्लस एक चीज और करती है, ये कैलेज एंजाइम रिलीज करती है। क्या करती है? कैलेज एंजाइम रिलीज्ड। ठीक है, कैलेस एंजाइम क्या करता है? क्या करेगा ये कैलेस एंजाइम? ये क्या करेगा? ये कैलोस को डिग्रेड करेगा, और जैसे ही कैलोस डिग्रेड हो जाएगा तो क्या होगा? पोलन ग्रेन्स अलग अलग हो जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। एक ये बात हो गई। ठीक है, और ये पोलन किट्स भी बनाते हैं। पोलन किट, एपिटम फॉर्म पोलन किट। ठीक है, अब पोलन किट क्या क्या काम आती है? बेसिकली स्टिकी होती है ये थोड़ी सी। ठीक है, और एक दो काम और हैं इसमें। बीटा फैटी एसिड्स होते हैं, ये आपकी सनस्क्रीन बनाने में भी हेल्प करती है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें पोलन किट के बारे में जो कि आपकी टेपिटम फॉर्म कर रही है, फॉर्म्ड बाय टेपिटम। ये क्या हो गई? ये तो बात हो गई आपके
एंथर की। एक सेकेंड। ओके अब मैं बात कर लेती हूँ मेच्योर एंथर के बारे में, यंग एंथर एंड मेच्योर एंथर के बारे में। लेकिन उससे पहले ये देखें कि एनसीईआरटी ने लेयर्स के बारे में क्या बोला है। एनसीईआरटी ने लेयर के बारे में क्या बोला है, ये देखो। टेपिटम आपकी क्या करती है, टेपिटम एंड मिडिल लेयर मेजरली क्या है, मिडिल लेयर ही है। नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, ठीक है, ये काम किसके हैं, टेपिटम के। बाकी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्लस डाइसेंस में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्लस डाइसेंस। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी ने यही बोला है कि इन लेयर के ये फंक्शन है। और डाइसेंस क्या कहलाता है, ब्रेकेज ऑफ एंथर। आगे बात समझ, ये काम हो गए आपके उसके। लेकिन अगर हम बात कर लें एक मेच्योर पोलन ग्रेन की और किसकी, किसकी बात करें, एक मेच्योर पोलन ग्रेन की और यंग पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या कह लो, एंथर कह लो, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाता है जब ये यंग होता है, बाद में ये क्या कहलाता है, पोलन सैक। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब बात करें अगर यंग एंथर और उसकी मेच्योर एंथर की, तो यंग एंथर में क्या होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, 4 लेयर्ड। यंग एंथर कैसा होता है, 4 लेयर्ड होता है। और मेच्योर एंथर कैसा होता है, इट इज 2 लेयर्ड। 2 लेयर्ड, हाँ, क्योंकि 2 लेयर्ड कौन कौन सी, 2 लेयर्ड होती हैं हमारी कौन कौन सी, ये वाली कहाँ गई, बाहर वाली, एंडो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम। बाकी जो आपकी क्या है, टेपिटम एंड मिडिल मिडिल लेयर, ये दोनों की दोनों पोलन सैक को डेवलप करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये लेयर्स किसको सराउंड करती हैं, में यंग एंथर में 4 लेयर्स सराउंड माइक्रो और स्पोरेंजिया। ठीक है, और ये किसको सराउंड करती हैं, मेच्योर एंथर की जो 2 लेयर होती हैं, ये आपके पोलन 2 लेयर्ड आ 2 लेयर्स, इट इज 2 लेयर्ड। और कौन कौन सी हैं वो 2 लेयर्ड, एपिडर्मिस प्लस एंडोथीशियम, ठीक है। और यहां पे ये क्या कहलाता है, पोलन सैक। आगे बात समझ, तो हमारा ये हो गया टीएस ऑफ एंथर, एकदम डिटेल में हो गया ये स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट, और हम कह सकते हैं कि हम लास्ट स्टेप जो हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो क्या है, वो आपका होने वाला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हाँ जी, ये कैसी टर्म है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो मतलब स्मॉल स्पोर्स, और जेनेसिस मतलब जनरेशन, सो जनरेशन ऑफ स्मॉल पोर्स, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, और वो माइक्रोस्पोर्स क्या हैं? पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात हो गई। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, या फिर हम पोलन ग्रेन्स बोल रहे हैं, जो कि क्या है? हेप्लॉइड है। पर किससे बनते हैं ये? स्पोरोजिनस टिश्यू से, फॉर्म बाय स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। ये क्या कहला रहा है आपका? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, मैं हम बात कर लेते हैं एक पोलन सैक की या एक माइक्रोस्पोरेंजिया की, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है? ये एक क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है। ये क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है यहाँ पे। दिस इज 2n, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। अब स्पोरोजिनस टिश्यू की एक सेल डिफ्रेंशिएट होके क्या बनाएगी? डिफ्रेंशिएट होकर के वो क्या बनाएगी? वो बनाएगी पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसमें से टिश्यू में से एक सेल डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बना रही है? पोलन मदर सेल, जिसको मैं पीएमसी बोलूं, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम क्या बोलेंगे? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये कैसी है यहाँ पे? अभी कैसी है? ये डिप्लॉइड ही है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ है, माइटोसिस मियोसिस कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे अभी। अब बात कर लेते हैं ये पोलन मदर सेल में क्या होगा। यहाँ क्या होगा बेसिकली, समझ रहे आप? मियोसिस। तो आपको पता है कि मियोसिस 1 एंड देन आफ्टर मियोसिस 2, मियोसिस हो गया। अब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये भी हो जाएगा। तो आपकी क्या बन जाएंगे? 2 सेल्स बन जाएंगे यहाँ पे। ये भी क्या है? हेप्लॉइड है। अब हम मियोसिस 2 करा देते हैं, तो क्या बन जाएगा इसके बाद? 4, 4 हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड सेल्स। इसे हम क्या कह रहे हैं? टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। क्योंकि ये 4 हैं और ये कैसी हैं? हेप्लॉइड हैं, लीनियरली यहाँ पे ये अरेंज है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगी आफ्टर दैट? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस हो गई। अब आपके पास 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड आ गए। अब ये थोड़े से और डिफ्रेंशिएट होते हैं, मैच्योर होते हैं। फिर क्या होता है? इसमें से ये 3 क्या करेंगे? डीजेनरेट होते हैं क्या? यहाँ पे नहीं होती वो चीज। वो बात कहाँ पे होती है? जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो कंफ्यूज मत होना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता है। अब ये हर एक टेट्राड या फिर हर एक सेल, ये क्या है? टेट्राड है। और ये क्या है? फ्यूचर पोलन ग्रेन्स। ये क्या है? फ्यूचर पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड में अभी यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्या हो रहा है मेजरली, इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एक टेट्राड है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या हो रहा है? यहाँ पे होगा वैक्यूलाइजेशन। क्या होगा यहाँ पे? वैक्यूलाइजेशन। वैक्यूलाइजेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा? समझ आ रहा है? लाइजेशन, वैक्यूल बन जाएगा। सेल में क्या बन जाएगा? एक वैक्यूल, और ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। दिस इज योर वैक्यूल, और ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये कैसा न्यूक्लियस है?
वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। और माइटोसिस होने के लिए सेल खुद को क्या करेगी, थोड़ा सा जैसे कि माइटोसिस होती है तो कुछ हमारे पास हमें कुछ स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं जो कि सेल डिवीजन या माइटोसिस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स, ये कैसे होते हैं, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर यहाँ पे बन जाते हैं। तो माइटोसिस जब रिजल्ट, मतलब पूरा माइटोसिस जब कंप्लीट होता है तो आपकी जनरेटिव सेल कितने में बन जाती है, ये जो न्यूक्लियस है ये वैक्यूल था, यहाँ पे ये क्या आ जाते हैं, टू न्यूक्लियस। क्या हो गए, टू न्यूक्लियस, है ना। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी यहाँ पे। ठीक है, साइटोकाइनेसिस होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी एक आ जाएगी वेजिटेटिव सेल, और ये क्या है आपकी जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कैसी है, जनरेटिव सेल कैसी है, इसका डिफरेंस भी हम पढ़ लेंगे इन डिटेल। उससे पहले इसकी और बात कर लेते हैं कि ये अभी तो मैंने एक ही लेयर थी ना, अंदर हुआ है ना ये काम, तो 2 सेल तो अंदर बनी है, तो ये क्या है, 2 लेयर्ड है यहाँ पे। अभी कैसा है, 2 लेयर्ड वॉल, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोडर्म। प्लस एक चीज और यहाँ पे बात कर लेते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, तो उन दोनों की न्यूक्लियस भी अलग अलग है। ठीक है, अब आपकी ये जनरेटिव सेल में क्या होता है, फिर से डिवीजन हो सकता है। ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज लिख लेना ध्यान से, कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में, 60% किस में, एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन शेड होता है वो कितना होता है, 2 सेल स्टेज पर। ठीक है, जो पोलन ग्रेन शेड होता है वो 2 सेल स्टेज पे होता है, लेकिन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, वो 3 सेल स्टेज पर होता है, 3 सेल स्टेज। अब ये 2 सेल स्टेज क्या है और 3 सेल स्टेज क्या है, 2 सेल स्टेज का मतलब है यहां पर एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल होगी। 3 सेल स्टेज का मतलब है एक वेजिटेटिव सेल एंड 2 जनरेटिव सेल होंगी। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई, दिस इज योर मैच्योर पोलन ग्रेन। अब यही नहीं है, अभी हमने पोलन ग्रेन को तो देख लिया है कि ऐसे ऐसे डेवलप हुआ है, यहाँ पे ये क्या है, मैच्योर पोलन ग्रेन है, ये ऐसे ऐसे डेवलप हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि इसका स्ट्रक्चर इन डिटेल हम पोलन ग्रेन का जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। जैसे कि अगर हम देखें स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, रिप्रोडक्शन क्या होता है, 2 तरीके के रिप्रोडक्शन हैं, और फिर हमने फ्लावर के पार्ट्स पढ़ना शुरू करे थे। फ्लावर के पार्ट्स पढ़ने के बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम स्टेमेन की बात कर रहे थे। एंथर को हमने पढ़ लिया है, फिलामेंट क्या है ये हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे उस मेल गैमेटोफाइट की, जो कि क्या है। ठीक है, तो बताना कमेंट बॉक्स में लिख करके कि मेल गैमेटोफाइट कौन कहलाएगा यहाँ पे, एंड हम उसका स्ट्रक्चर इन डिटेल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हिंट आपको मिल गई है। सारे नोट्स को फिर से रिवाइज करना अच्छे से, एनसीईआरटी की एक लाइन दोबारा जाके पढ़ना, आपको सारा चैप्टर समझ आएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस स्ट्रक्चर के साथ, जब तक रिवाइज करते रहिए एंड गुड बाय, थैंक यू।